हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th गणित सेकंड पेपर में सदिश विश्लेषण और त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें हम पहले बात करेंगे सदिश विश्लेषण के बारे में। तो देखो, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि राशियां दो तरीके की होती है। राशियां एक अदिश राशि होती है यानी स्केलर क्वांटिटी होती है, और दूसरी सदिश राशि होती है। दो तरीके की राशियां होती हैं। ये दो तरीके की राशियों का मतलब क्या है कि यानी कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, उसमें केवल उसकी लंबाई होती है, उसका वजन इस तरीके से केवल परिमाण होता है। लेकिन कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर बल की बात करें तो अगर बल हमें किसी चीज में लगाना है तो अगर उसकी एक निश्चित दिशा में हम बल लगाएंगे तो उसका इफेक्ट कुछ और पड़ेगा। लेकिन ऐसी राशियां जिसमें दिशा भी महत्वपूर्ण होती है उनको हम सदिश राशियां कहते हैं, और जिनमें केवल लंबाई होती है या जिसमें केवल परिमाण होता है उन राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। यानी अदिश राशियों में क्या होता है, इसमें परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन सदिश राशियों में परिमाण होता है और परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और अगर परिमाण के साथ साथ दिशा होती है तब हम इन राशियों को सदिश राशियां कहते हैं। आज हम सदिश राशियों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सदिश राशियां क्या है। तो अब अगर मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहां पे कोई है और एक पॉइंट यहां पे कोई पॉइंट भी है, इस बिंदु को हम प्रारंभिक बिंदु बोल दें। प्रारंभिक बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु यानी इनिशियल पॉइंट है, और ये अंतिम बिंदु है। इस तरीके के दो पॉइंट हैं। तो अगर इन दोनों को हम मिला दें तो इस सदिश को, इसे अगर देखो, इसका एक निश्चित परिमाण है। इसका परिमाण क्या है, ये परिमाण है कुछ, इसकी कुछ दूरी है, और साथ में इसकी दिशा ए से बी की तरफ है। दिशा क्या है, ए से बी की तरफ है। इसीलिए हम इसे पढ़ेंगे सदिश AB, इसे बोलेंगे सदिश AB, या इसे हम सीधा इस तरीके से डिनोट करते हैं वेक्टर AB। AB के ऊपर तीर लगा देंगे या एक नॉर्मल लाइन खींच देंगे। और अगर A से B, इसकी दिशा क्या है, A से B है, इसीलिए ये सदिश होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी दिशा A से B की तरफ है और इसका परिमाण क्या है, AB। इसका परिमाण क्या है, AB। अगर इसके परिमाण को दिखाना है तो हम परिमाण को लिखेंगे परिमाण। अगर इसका परिमाण दिखाना है तो ये हो जाएगा AB का मापांक, सदिश AB का मापांक, यानी वेक्टर AB का मान ले लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो इसका परिमाण को दिखाएगी, इसके परिमाण को दिखाएगी। तो इसमें दो चीजें हो गई। एक तो ये हो गया कि इस बिंदु से B की तरफ, यानी कोई व्यक्ति A से B की तरफ जा रहा है, और दूसरी बात कितनी दूरी तय कर रहा है, तो यही इसकी क्या है, परिमाण है। यानी जो दूरी तय करेगा वो परिमाण है, और जिस दिशा में जाएगा, कोई एक निश्चित दिशा में जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, वो दिशा हो जाएगी। और जब इसमें दिशा और परिमाण दोनों हो जाएगा तभी हम इसे बोलेंगे सदिश। तो ये सदिश, ये वेक्टर AB है। बात करेंगे पोजीशन वेक्टर यानी स्थित सदिश। किसी बिंदु की स्थित सदिश क्या होती है। तो अगर मान लेते हैं कि x अक्ष है, y अक्ष है, z अक्ष है, तीनों लंबवत है। यहां पर कोई पॉइंट है और उसको मूल बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति ही उसकी स्थित सदिश बोली जाती है। मूल बिंदु के सापेक्ष उसकी क्या स्थित है, वही उसकी स्थित सदिश होगी। यानी जैसे अगर मान लेते हैं यहां पे हमें दे दिया गया, यहां पर कोई पॉइंट P है, और इस बिंदु की O के सापेक्ष स्थित जो होगी वो इसकी स्थित सदिश बोली जाएगी, और इसे हम लिखेंगे वेक्टर OP के द्वारा। यानी जैसे अगर P की O के सापेक्ष स्थित सदिश यानी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश को क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वेक्टर OP। या इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि O के सापेक्ष P की स्थित सदिश बराबर वेक्टर OP। तो ये स्थित सदिश होती है किसी बिंदु का O के सापेक्ष मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश को हम लिखेंगे P की स्थित सदिश को वेक्टर OP, या इसे लिख सकते हैं O के सापेक्ष P की स्थित सदिश। लेकिन अगर ऐसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे कहीं Q होता, और इस तरीके से O के सापेक्ष P की स्थित सदिश को हम OP लिखेंगे। अब O के सापेक्ष Q की स्थित सदिश को हम लिखेंगे Q की, O के सापेक्ष Q की स्थित सदिश को हम लिखेंगे OQ। इसकी स्थित सदिश को लिख देंगे OQ, क्योंकि
हमें जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और अंतरिक्ष पर दो बिंदु है, अंतरिक्ष पर कहीं भी दो बिंदु है और इनके बीच की स्थिति सदिश अगर हमें बताना है तो यहां से बैठकर हम इसकी स्थिति सदिश ज्ञात कर लेंगे, यहीं से बैठ के इसकी स्थिति सदिश ज्ञात कर लेंगे। अब अगर हमें बताना है कि PQ की स्थिति सदिश बताओ, यानी ये बताओ, ये सदिश बताओ, PQ बताओ, यानी P और Q इसकी स्थिति सदिश बताओ। तो इसकी स्थिति सदिश जो होगी, स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा बाद वाले की, यानी बाद वाले की स्थिति सदिश माइनस पहले वाले की स्थिति सदिश, यानी Q की स्थिति सदिश, Q की स्थिति सदिश माइनस P की स्थिति सदिश, P की स्थिति सदिश। तो Q की स्थिति सदिश को क्या लिखेंगे, Q की स्थिति सदिश को लिखेंगे OQ माइनस P की स्थिति सदिश को क्या लिखेंगे OP, वेक्टर OQ। यानी अगर हमें PQ की स्थिति सदिश बताना है तो हम क्या करेंगे, बाद वाले की स्थिति सदिश में से पहले वाले की स्थिति सदिश को घटा देंगे। इस तरीके से हमें PQ की स्थिति सदिश मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है QP का निकालना है तो इसका हो जाएगा, बाद वाले की स्थिति सदिश क्या लिखेंगे OP, वेक्टर OP माइनस वेक्टर OQ, यानी बाद वाले की स्थिति सदिश में से पहले वाले की स्थिति सदिश को घटाएंगे तो हमें इसकी स्थिति सदिश पता चल जाएगी। तो इस तरीके से अगर दो बिंदु दिए गए हैं, P और Q, दो बिंदु अलग अलग दिए गए हैं और उनके बीच, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे हैं और अंतरिक्ष पर कहीं भी दो पॉइंट दिए गए हैं, तो एक पॉइंट की स्थिति सदिश इसके सापेक्ष निकालेंगे, फिर दूसरे की स्थिति सदिश यहीं के सापेक्ष निकालेंगे, फिर हम इनके बीच की स्थिति सदिश निकाल लेंगे, यानी बाद वाले की स्थिति सदिश में से पहले वाले की स्थिति सदिश को घटा देंगे। तो परिमाण या मापांक, किसी सदिश का मापांक क्या होता है। मान लेते हैं कोई सदिश वेक्टर A है, तो अगर इसके मापांक वेक्टर A का मापांक हमें दिखाना है या इसका परिमाण दिखाना है, मापांक दिखाना है या परिमाण दिखाना है या मॉडुलस बोलते हैं उसी को, तो इसी का मापांक इसी का मॉडुलस ले लेंगे और ये क्या होगा, किसी भी सदिश का, कोई भी सदिश है अगर उसका हम मॉड ले लेते हैं, उसका मॉडुलस ले लेते हैं, तो वो क्या होगा, इस सदिश का मापांक होगा, इस सदिश का परिमाण होगा। इसी तरीके से इकाई सदिश क्या है, मान लेते हैं कोई वेक्टर वेक्टर A है और इसका परिमाण कुछ और है, तो ऐसा सदिश जिसका मापांक 1 हो। जैसे अगर मान लेते हैं इसी दिशा में हम इतनी दूर तक चलें और इसका मापांक अगर 1 है तो हम इस सदिश को बोलेंगे इकाई सदिश, किसकी दिशा में, वेक्टर A की दिशा में। यानी इस सदिश की इस सदिश जो वेक्टर यहाँ पे A कैप लिखा हुआ है, इसकी भी दिशा क्या होगी, वेक्टर A की दिशा होगी, लेकिन इसका मापांक कितना होगा, मापांक 1 होगा। तो अगर हम बात करें वेक्टर A की दिशा में यानी दिशा यही रहेगी कि दिशा में इकाई सदिश या मात्रक सदिश या यूनिट वेक्टर, ये इसकी बात करें तो इस सदिश को हम लिखेंगे एक कैप होगा। A की दिशा में इकाई सदिश को हम एक कैप बोलते हैं। और अगर बोले कि निकालेंगे कैसे, तो हम इसे ये लिखेंगे वेक्टर A में जो भी वेक्टर A है और फिर इसी का मापांक निकाल लेंगे, यानी इसकी जो ये क्या होगा, वेक्टर A पहले ऊपर लिखेंगे, फिर इसी वेक्टर A का मापांक निकालेंगे यानी परिमाण निकालेंगे और इसका भाग कर देंगे इसी में, तो जो वैल्यू आएगी वो इकाई सदिश होगी, यानी एक कैप होगी। इसे क्या पढ़ेंगे, एक कैप, इसे पढ़ेंगे एक कैप। तो वेक्टर A की दिशा में इकाई सदिश एक कैप बराबर होगा वेक्टर A अपान उसी का मॉड, वेक्टर A का मापांक यानी उसका परिमाण। तो ये अगर कोई सदिश है उसकी दिशा में ये वाला जो सदिश है, इतना बड़ा जो सदिश है, इसका मापांक 1 है यानी इसका परिमाण 1 है और इसकी दिशा वही है जो A की दिशा है। ये भी इधर A से, यहाँ अगर A मान लें तो इस A की दिशा, वेक्टर A की दिशा भी A से B है और एक कैप यानी यूनिट वेक्टर की भी दिशा क्या है, A से B की तरफ है, लेकिन इसका मापांक केवल इतना है, मापांक 1 है। अब हम बात करेंगे इक्वल वेक्टर यानी समान सदिश की। अगर मान लेते हैं ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। अगर इस वेक्टर A का परिमाण यानी इसका मापांक और वेक्टर B का परिमाण, इनकी दिशा तो सेम दिख रही है, लेकिन साथ में अगर इनके परिमाण भी बराबर है, यानी दिशा तो बराबर है ही, साथ में
परिमाण भी बराबर है, दोनों के मापांक भी बराबर है, इसका मतलब ये दोनों सदिश क्या होंगे, ये दोनों सदिश समान सदिश होंगे, ये दोनों सदिश समान सदिश होंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि एक वेक्टर ये A है, दूसरा वेक्टर ये B है, तो इनकी दिशा समान है, इनकी दिशा जो है वो समान है, दिशा समान है, लेकिन परिमाण वेक्टर A नॉट इक्वल वेक्टर B है, मापांक वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर A नॉट इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर V है, यानी दोनों के परिमाण बराबर नहीं है, परिमाण समान नहीं है, परिमाण समान नहीं है, समान नहीं है। इसीलिए ये क्या होंगे, इनका दिशा तो समान है लेकिन परिमाण समान नहीं है। अगर ये बोल दिया जाए कि दो सदिश ऐसे लिखो जिनकी दिशा समान है, परिमाण समान नहीं है, तो ये इनका क्या होगा, ये इस तरीके का होगा कि इनके परिमाण अलग अलग हैं लेकिन इनकी दिशाएं एक हैं। इसी तरीके से इस तरीके से भी हो सकता है कि एक ऐसा है सदिश वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है, लेकिन इसकी दिशा देखो, इसकी दिशा इधर की तरफ है और इस वेक्टर B की दिशा इधर की तरफ है। तो हो सकता है कि दोनों के परिमाण, दोनों के मापांक बराबर हो, वेक्टर A का मापांक और वेक्टर B के मापांक बराबर हो, तो इसका मतलब परिमाण क्या है, परिमाण समान है, लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत हैं। दिशाएं क्या है, विपरीत हैं, इसीलिए ये समान परिमाण वाले दो सदिश हो जाएंगे। इनके परिमाण क्या है, दोनों के समान है लेकिन दिशाएं अलग अलग हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों सदिश हैं ये क्या है, समान परिमाण वाले हैं। जैसे एक सदिश ये हो गया, दूसरा मान लेते हैं ये हो गया, दोनों के परिमाण बराबर हो सकते हैं, परिमाण बराबर हो सकते हैं लेकिन दिशाएं अलग अलग हैं, तो ये सदिश समान परिमाण वाले सदिश हो जाएंगे। ये क्या होंगे, समान दिशा वाले सदिश होंगे, समान दिशाएं वाले, लेकिन परिमाण अलग अलग है। इसमें क्या है, जब उनकी दिशा भी समान हो और परिमाण भी समान होगा तब हम बोलेंगे समान सदिश, समान का योग। जैसे मान लेते हैं कोई सदिश हमें दे दिया गया, ये सदिश दे दिया गया वेक्टर A, और कोई एक सदिश और दे दिया गया है वेक्टर B, और इन दोनों का योगफल हमें बताना है, इन दोनों का योग बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसका ये प्रारंभिक बिंदु है, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये इसका अंतिम बिंदु है, ये इस सदिश का ये प्रारंभिक बिंदु है और ये इसका अंतिम बिंदु है। तो किसी भी एक सदिश को लेकर चलेंगे, मान लेते हैं इसको यहां शुरू करते हैं या यहां शुरू करते हैं, इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है, ये यहां है, तो इस तरीके का एक ये सदिश बना लिया, ये इसका प्रारंभिक बिंदु था, ये वेक्टर A था, और ये इसका अंतिम बिंदु है। अब हम क्या करेंगे, अगले वाले सदिश को इस सदिश के अंतिम बिंदु से जोड़ देंगे। इस सदिश इसका देखो ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, तो इसके अंतिम बिंदु से अगले वाले सदिश को जोड़ देंगे। इसका प्रारंभिक बिंदु कैसा है, इसका प्रारंभिक बिंदु इस तरीके का ये सदिश है, कुछ देखो इसकी दिशा क्या है, इस तरीके से बिल्कुल सीधा जा रही है, इसकी दिशा क्या है, ऊपर की तरफ है। तो हम क्या करेंगे, इसकी सदिश में इसे पहले बना लेंगे, फिर इसके अंतिम बिंदु में इसके प्रारंभिक बिंदु को जोड़ेंगे, लेकिन दिशा जो इसकी है वही दिशा रखेंगे। अब हम क्या करें, अब इस तरीके से जहां से चलना शुरू किए हैं और जहां पहुंचना है, इन दोनों को अगर जोड़ दें, इन्हें इस तरीके से जोड़ दें दोनों को, तो ये जो सदिश होगा ये इन दोनों का योगफल होगा। ये वेक्टर B था, इन दोनों का योगफल वेक्टर A प्लस वेक्टर B। इस तरीके से इनका योगफल करते हैं। या अगर हम यहां से शुरुआत किए होते, यहां से फिर से एक बार देख लेंगे, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर B है, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये इसका अंतिम बिंदु है। इसके अंतिम बिंदु में आगे वाले सदिश को जोड़ना है, यानी वेक्टर A को जोड़ना है। तो ये किस तरीके से गया है, ये ऊपर की तरफ ऐसे गया है, तो ये वेक्टर B, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर A है, इसको हम जोड़ देंगे वेक्टर B में। अब इसके प्रारंभिक बिंदु से इसके अंतिम बिंदु में अगर हम पहुंचे, इस तरीके से पहुंच जाएं, तो इस सदिश को बोलेंगे इन दोनों का परिणामी, यानी वेक्टर A प्लस B। देखो वेक्टर A प्लस B की, इसकी भी दिशा ऊपर की तरफ ऐसी है और इसकी भी दिशा ऊपर की तरफ, यानी अगर हम चाहे इसमें इसे पहले इसे और बाद में इसे जोड़े, तब भी ये जो वेक्टर A प्लस B आएगा इसकी दिशा वही होगी और परिमाण भी वही होगा, चाहे हम इससे पहले और इससे बाद में जोड़े। लेकिन दिशा जो इसका परिणामी आएगा, इनका जो परिणामी आएगा, उसकी दिशा और परिमाण दोनों केस में बराबर होंगे। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि हमें कोई सदिश दे दिया गया, यहाँ पे A और ये B है, AB है, एक सदिश ये है, दूसरा सदिश ये है BC, यहाँ पे BC दे दिया गया। अब अगर हमें इनका परिणामी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जहां से चलना शुरू किए थे, हम यहां से यहां गए और यहां से फिर कहां गए, यहां पहुंचे,
तो अगर हम इससे जो सीधा सीधा बिल्कुल सदिश यहां पहुंचेगा वही सदिश इन दोनों का परिणामी सदिश होगा, यानी परिणामी सदिश इनका क्या हो जाएगा, एसी होगा। यानी या तो हम इधर से यहां पहुंचे फिर यहां से यहां पहुंचे, तो जहां सीधा सीधा जो यहां पहुंचेगा वही क्या होगा, इसका परिणामी सदिश होगा। यानी हम इसे लिख सकते हैं कि जो वेक्टर AC है, यानी वेक्टर ये वाला वेक्टर जो है ये इस वेक्टर और इस वेक्टर का योगफल है, यानी वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC के योगफल के बराबर होगा वेक्टर AC। यानी इनका ये जो पॉइंट है ये कॉमन है, तो ये हट जाएगा और इसे लिखेंगे सीधा सीधा वेक्टर AC लिख देंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, त्रिभुज, सदिशों का त्रिभुज नियम। यानी अब चलिए देखते हैं कि हम मान लेते हैं कि इस तरीके का कोई ये x अक्ष है, y अक्ष है और z अक्ष है। ये z अक्ष जो है वो ऐसा है, कुछ ऐसा है, ये x अक्ष है, y अक्ष है और z अक्ष ऐसा है। बाहर की तरफ हम इसे दिखा नहीं सकते, इसीलिए इस तरीके से दिखाएं, यानी इस तरीके से है ये। अब अगर इसकी इकाई सदिश OX की दिशा में इकाई सदिश हम i कैप ले लें, इसकी दिशा में इकाई सदिश को हम i कैप ले लें, इसकी दिशा में इकाई सदिश को j कैप ले लें और इसकी दिशा में इकाई सदिश को k कैप ले लें, इस तरीके से इकाई सदिश है। यानी i कैप, j कैप और k कैप क्या है, इकाई सदिश है किनकी, x अक्ष की, y अक्ष की और z अक्ष की। यानी OX दिशा, यानी O से x की दिशा में क्या है, इकाई सदिश है i। इसका मापांक i का अगर मापांक की बात करें तो इन तीनों के मापांक, चाहे i कैप का मापांक लें, चाहे j कैप का मापांक लें और चाहे k कैप का मापांक लेंगे, इनके मापांक क्या होंगे, 1 होंगे। तो अगर OX दिशा में इकाई सदिश i कैप है, OY दिशा में इकाई सदिश j कैप है और इसकी OZ दिशा में इकाई सदिश k कैप है, तो अगर कोई पॉइंट मान लेते हैं यहां पर है P कोई पॉइंट है और इसकी निर्देशांक है 2, 3, 4, इस तरीके से है। तो यानी इस दिशा में एक ऐसा सदिश, अब अगर इसे सदिश फॉर्म में लिखना चाहे, यानी इसकी P की पोजीशन वेक्टर लिखना चाहे, P का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहे, तो हमें x की दिशा में ऐसा सदिश लेना है जिसका मापांक कितना हो, 2 हो। तो इसका i कैप का मतलब है इसका मापांक 1 होता है। तो हम अगर i कैप लिख देंगे तो ये एक ऐसा सदिश है जिसकी दिशा तो OX की दिशा है लेकिन इसका मापांक कितना है, 2 है। इसी तरीके से OY दिशा में हमें किस तरीके का सदिश लेना है जिसका मापांक 3 हो, तो हम क्या करेंगे, 3 में j का गुणा कर देंगे j कैप का। तो इस तरीके से ये जो सदिश है ये एक ऐसा सदिश है जिसकी दिशा तो OY की दिशा है लेकिन इसका मापांक कितना है, अगर इसके मापांक की बात करें तो इसका मापांक 3 है। इसी तरीके से इसकी दिशा में हम जो सदिश लेंगे उसे 4k कैप ले लेंगे। तो अगर इसकी दिशा में इसकी इकाई, इसकी दिशा में इसकी सदिश क्या होगी, 2i कैप, इसकी दिशा में हो जाएगी 3j कैप और इसकी दिशा में हो जाएगी 4k कैप। तो इस तरीके से जो वेक्टर OP होगा, इस वेक्टर OP को हम लिख सकते हैं, वेक्टर OP बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और ये हो जाएगी P की स्थिर सदिश, P की O के सापेक्ष स्थिर सदिश, P की स्थिर सदिश यानी पोजीशन वेक्टर किसके सापेक्ष, O के सापेक्ष स्थिर सदिश हो जाएगी। क्या होगी, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसकी इकाई सदिश यानी स्थिर सदिश होगी। अगर इसका परिमाण निकालना है, इसका परिमाण, अगर हम परिमाण की बात करें, इसके मापांक की बात करें, तो इसका परिमाण क्या होगा, वेक्टर OP का मापांक और इसका मापांक मतलब 2i प्लस 3j कैप हमेशा लगाएंगे प्लस 4k कैप, और इसका मापांक अगर लेना है तो सीधा सीधा इसमें क्या करेंगे हम, वैसे भी अगर इनके बीच की दूरी निकालना होगा तो हम कैसे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, 2 में से 0 घटाएंगे क्योंकि O की स्थिर सदिश क्या है, 0, 0, 0। तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, फिर 3 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर।
तो इस तरीके से हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और इसे सॉल्व कर लेंगे। जो वैल्यू आएगी वो इनके परिमाण को दिखाएगी। और अगर वेक्टर ओपी की बात करें यानी पी की स्थित सदिश की बात करें तो इसकी स्थित सदिश ये होगी। तो अगर कोई पॉइंट हमें दे दिया जाता है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ आई का गुणा, दूसरे वाले के साथ जे कैप का गुणा और तीसरे के साथ के कैप का गुणा कर देंगे। इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, सदिश मिल जाएगा जिसकी दिशा ओ से पी की तरफ है। और परिमाण अगर ज्ञात करना है तो हम फिर क्या करेंगे, या तो इसमें से इस तरीके से करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और यहां से या तो हम सीधा सीधा यहीं से जो सदिश हमें दिया गया है आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर अंडर रूट में वैल्यू निकाल लेंगे। जो मान आएगा वही इस सदिश का क्या होगा, मापांक होगा। अब हम बात करेंगे दिक् को ज्याय यानी डायरेक्शन कोसाइन क्या है। तो कोई अगर मान लेते हैं ये सदिश है, ये कोई एक सदिश है, ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जेड अक्ष है, ये कोई सदिश है। तो इसका इसके साथ एक्स अक्ष के साथ भी कोण बनता है, वाई अक्ष के साथ भी कोण बनता है और जेड अक्ष के साथ कुछ कोण बनेगा। तो ये अगर जो कोण बनता है जो इस सदिश का यानी ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जेड अक्ष है, इस पर इस सदिश का जो इनके साथ कोण बनेगा अक्षों के साथ, इन्हीं कोणों को हम बोलेंगे दिक् कोण यानी डायरेक्शन एंगल। और इनका अगर इस कोण का हम कोसाइन ले लें, अगर इन कोणों का कोसाइन ले लें तो हम उन्हें क्या कहते हैं, दिक् को ज्याय यानी डायरेक्शन कोसाइन। मान लेते हैं यहां पर हमारा बिंदु जो था ये यानी अभी जो बिंदु बताए, मान लेते हैं यहां पे हमारा बिंदु P है। अब अगर ये जो P है ये P एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है, वाई अक्ष के साथ गामा को बीटा का कोण बनाता है और जेड अक्ष के साथ कोण जो है वो गामा कोण बनाता है। तो जो अल्फा बीटा गामा होंगे, अल्फा बीटा और गामा होंगे, ये क्या होंगे, दिक् कोण होंगे। यानी किसके दिक् कोण होंगे, या इसे हम वेक्टर ओपी बोले या इस रेखा के दिक् कोण होंगे जो एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है। यानी कुछ ऐसा है। इस तरीके से फिर से एक बार, इस तरीके से एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, इस तरीके जो रेखा है इसके साथ कोण बनेगा, इसके साथ भी कोण बनेगा, इसके साथ भी बनेगा। तीनों अक्षों के साथ जो कोण बनते हैं वही कोण क्या बोले जाते हैं, अल्फा बीटा, ये क्या होंगे, गामा, ये क्या होंगे, दिक् कोण होंगे। किसके, वेक्टर ओपी के या रेखा ओपी के दिक् कोण होंगे। अब अगर इन्हीं का कोसाइन ले लें, इन्हीं कोणों का कोसाइन, जैसे कोसाइन लेंगे तो ये हो जाएगा कास अल्फा, इसका कोसाइन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कास बीटा, इसका कोसाइन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कास गामा। अगर इन्हीं का कोसाइन ले लेते हैं तो यही क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। ये क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन। यानी और इनको डिनोट हम करते हैं एल, एम और एन द्वारा। यानी कास अल्फा जो होगा वो एल के, इसे एल मान लेते हैं, कास बीटा को एम मान लेते हैं, कास गामा को एन मान लेते हैं। इस तरीके से अगर किसी भी रेखा यानी किसी रेखा या किसी सदिश के हमें अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो डायरेक्शन क्या कोसाइन क्या होंगे, उनके अक्षों से बने कोणों के कोसाइन ले लेंगे और जो वैल्यू आएगी वही उसके क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन होंगे। यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन को किससे दिखाएंगे, एल एम एन, एल बराबर कास अल्फा, एम बराबर कास बीटा, एन बराबर कास गामा। एक्स वाई जेड, तो अगर हमें इनके बीच की दूरी निकालना है यानी ओपी निकालना है तो ओपी क्या होगा, x माइनस 0 का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ये इनके बीच की दूरी होगी। अब अगर हमें कास अल्फा निकालना है तो इस तरीके से हम अगर यहाँ पे लंबवत रेखा डालें तो ये जो दूरी होगी ये x होगी, ये दूरी जो होगी ये x होगी, क्योंकि ये x अक्ष इस बिंदु की x अक्ष से दूरी है। और ये क्या होगी, ये इसका कर्ण हो जाएगा, ओपी यानी ओ और पी के बीच की दूरी क्या होगी, रूट में इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से कास अल्फा बराबर क्या होता है, आधार बटे, यानी हम फिर से एक बार लिख लेते हैं, यानी एल बराबर होगा क्या होता है, कास अल्फा, और कास अल्फा यानी कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार अगर इसकी बात करें तो आधार इसका क्या है, एक्स है, आधार क्या है इसका एक्स है, कर्ण इसका क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, कर्ण है ओपी, ओपी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरा अगर निकालना चाहे m बराबर तो ये हो जाएगा कास बीटा बराबर, इसके में भी आधार बटे कर्ण और आधार। अब की बात देखो, इधर की तरफ देखो, ये दूरी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ये यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। अब इस कोण की बात करें, इस कोण के लिए आधार ये होगा, इस कोण के लिए आधार ये होगा और कर्ण ये होगा।
तो इसके लिए क्या होगा, cos बीटा के लिए आधार क्या हो जाएगा y, यानी ये हो जाएगा y अपान कर्ण इसका क्या है, कर्ण इसका भी क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर हम cos गामा बराबर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा z अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। और इस तरीके से हम किसी भी सदिश किसी भी बिंदु के डायरेक्शन को साइन बता सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो बता सकते हैं और डायरेक्शन को एंगल बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन एंगल निकालेंगे। यानी अगर हमें कोई पॉइंट दिया गया है, कोई पॉइंट सीधा सीधा ऐसा दिया गया है और बोला जाए इसका डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करो, तो एक्स अपान एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अगर दूसरा बताना है तो y अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीसरा क्या होगा, z अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये सीधा सीधा हम इस तरीके से उनके डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसी पॉइंट को हम सदिश फॉर्म में लिखें, यानी वेक्टर OP बराबर क्या होगा, यहाँ पे वेक्टर OP बराबर यहाँ पे x है तो ये x i कैप हो जाएगा प्लस y j कैप होगा और ये हो जाएगा z k कैप, क्योंकि यहाँ पे हम सदिश फॉर्म में पढ़ेंगे। ये OP बराबर इतना हो गया। अब अगर बोला जाए कि सदिश OP का डायरेक्शन कोसाइन बताओ, सदिश OP के डायरेक्शन कोसाइन, यानी डायरेक्शन कोसाइन हमें बताना है, दिक को जाए बताना है। अगर दिक को जाए बताना है तो यल बराबर क्या होगा, यल बराबर लिखेंगे कास अल्फा, और ये कास अल्फा बराबर क्या होगा, आई का गुणांक। सीधा सीधा अगर हमें सदिश दिया गया है, ये नहीं दिया रहेगा, सीधा सीधा सदिश दिया गया है और इस सदिश का हमें डायरेक्शन कोसाइन बताना है, तो आई का गुणांक कितना है, एक्स है अपान ओपी का मापांक क्या होगी, वैल्यू कर देंगे। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है और यही मापांक है। अगर ओपी का मापांक की बात करें तो इसका ओपी का जो मापांक होगा वो क्या होता है, आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर क्या है, वाई है प्लस के गुणांक का स्क्वायर का रूट अगर कर लेंगे तो ये क्या होगा, ये मापांक होगा, यानी इस सदिश का परिमाण होगा, यानी वेक्टर ओपी का परिमाण होगा। तो हम यहाँ पे सदिश में इसी फॉर्म में पढ़ेंगे। हमें कोई सदिश दे दिया जाएगा, बोला जाएगा इसके डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करें, तो हम सीधा सीधा इसका मापांक निकाल लेंगे और मापांक निकालने के बाद फिर इसके डायरेक्शन कोसाइन, यानी वेक्टर ओपी के डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालना है तो एल बराबर कास अल्फा बराबर क्या होगा, ये आधार होगा, आधार में पैसे सीधा सीधा यहाँ आई का गुणांक अपान इस सदिश इसका मापांक यानी ये हो जाएगा एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि इसका मापांक ये निकाल चुके हैं। मापांक कैसे निकलेगा इसका, आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर, इस तरीके से इसका मापांक निकलेगा। अब अगर इस सदिश के हमें डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना है तो आई का गुणांक ऊपर और इस मापांक को नीचे। इसी तरीके से दूसरा अगर निकालना है, एम निकालना है, यानी कास बीटा, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, कास बीटा बराबर वाई अपान वेक्टर ओपी का मापांक, तो ये हो जाएगा y अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम तीसरे को निकालना चाहें, n निकालना चाहें, तो n बराबर भी कास गामा और ये z अपान वेक्टर ओपी का मापांक, यानी z अपान यही वैल्यू नीचे भी हो जाएगी। इस तरीके से अगर कोई सदिश हमें दिया गया है तो उस सदिश का पहले मापांक निकाल लेंगे, इसके बाद x आई के आई का गुणांक अपान ओपी, आई के गुणांक अपान ओपी, फिर जे का गुणांक अपान ओपी, फिर के का गुणांक अपान ओपी। इस तरीके से ये तीनों जो वैल्यू होगी, यही वैल्यू इस सदिश के डायरेक्शन कोसाइन होंगे। अब देखिए यहाँ पे एल बराबर क्या आया है, एल की वैल्यू इतनी, डायरेक्शन कोसाइन एक ये आया है, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन ये आया है, तीसरा डायरेक्शन कोसाइन यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर इन तीनों का वर्ग, इसका वर्ग और इसका वर्ग, तीनों के वर्ग करके जोड़ दें, इसका वर्ग यानी एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर जोड़ें तो एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका होल स्क्वायर, फिर वाई का इसका स्क्वायर, फिर तीसरे वाले का स्क्वायर, तीनों को वर्ग करके अगर जोड़ देते हैं तो जब इसका वर्ग करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर होगा, नीचे वाला रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो नीचे का रूट हटेगा। इसी तरीके से वाई स्क्वायर अपान नीचे का रूट हट गया, इसी तरीके से जेड स्क्वायर अपान नीचे का रूट हट गया। अब अगर इनके तीनों के हर समान है, इसीलिए ऊपर वाली वैल्यू जोड़ देंगे, हर समान है तीनों के तो ऊपर के जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, काट देंगे इनको, ऊपर नीचे सेम वैल्यू कट जाएगा तो 1, यानी
तीनों डायरेक्शन कोसाइन के वर्गों का योगफल, डायरेक्शन कोसाइन में तीनों है, तीनों के इसका वर्ग इसका वर्ग इसका वर्ग, तीनों के वर्गों का योगफल अगर कर देते हैं तो इसका मान कितना आएगा 1। तो अगर तीनों डायरेक्शन कोसाइन के वर्गों का योगफल करेंगे तो उसका मान 1 आएगा। और यल का मतलब cos अल्फा है, तो हम इसी वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, यल की जहां लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा, एम स्क्वायर जहां लिख सकते हैं cos स्क्वायर बीटा, एन स्क्वायर जहां लिख सकते हैं cos स्क्वायर गामा, और ये बराबर 1। तो इसका एक ये रिजल्ट है। अगर कोई भी सदिश दिया गया है, उनके डायरेक्शन कोसाइन पता है हमें, तो डायरेक्शन कोसाइन के वर्गों का योगफल करते हैं। अगर 1 नहीं आता इसका मतलब वो डायरेक्शन कोसाइन गलत है, तो इनके वर्गों का योगफल 1 आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन। हमें कोई सदिश दिया गया है, इसका मापांक बताना है। तो वेक्टर v का मापांक हमें बताना है, मापांक। तो इसका मापांक यानी परिमाण क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर v, यानी इसका मापांक हम निकालते कैसे हैं, i का गुणांक 2 है तो 2 का स्क्वायर, j का गुणांक -7 है तो -7 का स्क्वायर, प्लस k का गुणांक कितना है -3 है तो -3 का स्क्वायर, और इसका वर्ग करेंगे तो 4 + 49 -7 का स्क्वायर, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है 7 49 + 9 बराबर ये हो जाएगा, बराबर हो जाएगा √62, 62, सबको जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर किसी चीज का मापांक निकालना है तो i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर, और सबका वर्ग करके जोड़ देंगे, रूट में जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी, इसका मापांक हो जाएगी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसमें समान परिमाण वाले, यानी हमें दो सदिश ऐसे लिखना है जिनका परिमाण समान हो, दिशाएं कुछ भी हो, परिमाण समान हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यानी हम दो सदिश लिख लेते हैं, एक सदिश ले लेते हैं, कुछ भी अपने से लिख सकते हैं, 2i + 3j - 4k, ऐसे लिख लिया हमने। अब दूसरा सदिश हमें अगर समान परिमाण का लिखना है तो इन्हीं के गुणांक आगे पीछे या प्लस माइनस कुछ भी बदल देंगे, यानी ये वैल्यू अलग नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी इनके गुणांक आगे पीछे कर देंगे या इनके चिन्ह बदल देंगे तो सदिश बदल जाएगा, लेकिन परिमाण उसका नहीं बदलेगा। जैसे अगर इसे लिख दें हम 2i + 4j - 3k, तो इन दोनों के क्या होंगे, परिमाण बराबर होंगे, चाहे हम इसका परिमाण निकालें चाहे इसका परिमाण, दोनों के परिमाण बराबर होंगे, लेकिन दिशाएं अलग अलग हो जाएंगी। या हम इसी को ऐसे लिख दें कि इसी को सेम ऐसे ही रहे जिस तरीके से लिखा है, इसके चिन्ह बदल दें, -3j कैप, कैप हमेशा लगाएंगे, कैप में लगाते समय गलती नहीं करेंगे, प्लस 4k। अगर हम कुछ भी थोड़ा सा चेंज करते हैं, इनके गुणांक आगे पीछे कर लें, इन गुणांकों को आगे पीछे कर लें, या तो चिन्ह बदल दें, तो परिमाण तो वही रहता है, लेकिन दिशाएं क्या होती हैं, दिशाएं बदल जाती हैं। इस तरीके से ये दोनों सदिश क्या होंगे, समान परिमाण के होंगे, लेकिन दिशाएं समान नहीं होंगी। चाहे निकाल लो, इसे निकाल के देखो, इसका परिमाण क्या होगा, √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 4 + 9 + 16, ये हो जाएगा बराबर 29, रूट में 29। इसी तरीके से अगर इसका निकालें, मॉड ऑफ वेक्टर v निकालें, तो ये भी क्या होगा, 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू रूट में 29 ही आएगी। तो यानी अगर हमें समान परिमाण वाले दो सदिश लिखना है तो हम एक सदिश अपने से कुछ भी लिख लेंगे, फिर इन i j k के गुणांक आगे पीछे करें या तो उनके चिन्ह बदल देंगे, तो जो सदिश मिलेगा उसका भी परिमाण वही होगा जो पहले वाले का होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि दो सदिश ऐसे लिखने हैं जिनकी दिशाएं समान हो, दिशा समान हो, उसमें परिमाण, इसमें दिशा समान हो। अगर दिशा समान वाले लिखना है तो एक सदिश कोई भी अपने से लिख लो, मान लेते हैं लिख लिया 2i + j - 3k, और दूसरा सदिश हमें ऐसा लिखना है कि इसी में किसी संख्या का गुणा कर दो, किसी भी संख्या में पूरी वैल्यू के साथ गुणा कर दो, किसी भी संख्या से। मान लेते हैं 2 से हमने गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 2i + j कैप लगाएंगे, कैप लगाना हम एग्जाम में नहीं भूलेंगे, i कैप j कैप -3k कैप। अब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 2j कैप -6k कैप, यानी 2 का इसमें गुणा करेंगे 6k कैप, ये वेक्टर b बराबर हो जाएगा। इस तरीके से ये सदिश और ये वेक्टर a और वेक्टर b, इन सदिशों की दिशाएं समान है लेकिन परिमाण अलग अलग है, लेकिन दिशाएं समान है। तो अगर हमें समान परिमाण वाले लिखना है तो इनके गुणांक आगे पीछे कुछ भी लिखेंगे, प्लस माइनस आगे पीछे करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के परिमाण बराबर होंगे, दिशाएं अलग अलग होंगी,
और अगर दिशा अलग अलग, हमें दिशा समान लिखना है, दिशा समान हो तो हमें क्या करना है, कोई भी एक सदिश लिख लेंगे और इसी में किसी संख्या से सभी में गुणा कर देंगे। जो सदिश आएगा, ये जो सदिश आया है, इसकी भी दिशा वही है जो इसकी दिशा है, लेकिन परिमाण दोनों के अलग अलग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि दो सदिश समान है, यानी ये सदिश और ये सदिश बोला गया है कि समान है, तो हमें एक्स वाई के मान ज्ञात करना है। यानी 2i कैप प्लस 3j कैप, ये जो है ये xi कैप प्लस yj कैप के समान है, यानी दोनों बराबर है, दोनों बराबर सदिश हैं। तो दो सदिश बराबर तभी होते हैं जब i कैप का गुणांक i कैप के गुणांक के बराबर हो और j कैप का गुणांक j कैप के गुणांक के बराबर हो। यानी यहाँ पे i कैप का गुणांक कितना है, 2 है, यहाँ पे i कैप का गुणांक कितना है, x है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 हो गई। इसी तरीके से j कैप के गुणांक बराबर कर लेंगे तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, y। इस तरीके से x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 3 होगी। प्रश्न वाले 10.2 का छठवां क्वेश्चन है कि तीन सदिश दिए गए हैं। वेक्टर a बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, b बराबर इतने ये दिया गया है, c बराबर इतना दिया गया है। तो इन तीनों का योगफल बताना है, तीनों का योगफल, यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, तीनों का योगफल बताना है। तो तीनों को जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा i माइनस 2j कैप, कैप हमेशा लगाएंगे, प्लस k कैप, इसमें जोड़ देंगे दूसरे वाले सदिश को। दूसरा सदिश क्या है, माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और फिर इसी में तीसरे वाले को जोड़ेंगे। तीसरे की वैल्यू है i कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। इस तरीके से तीनों सदिशों को जोड़ देंगे। यहाँ पे बोला गया तीनों का योगफल बताओ, तीनों को जोड़ेंगे। अब ये हो जाएगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, कैप सभी में लगाएंगे, माइनस 2i कैप, अगर घटाना होता, यहाँ घटाना होता तो माइनस का गुणा कर देते, प्लस है तो ऐसे ही लिखेंगे 2j कैप i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस i कैप माइनस 6j कैप प्लस माइनस 7k कैप। अब i कहाँ है, यहाँ है i, यहाँ है और यहाँ है। यहाँ पे देखो दो आई, एक आई, दो प्लस में है और दो माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी केवल बचेगा यहाँ पे 0i। फिर जे कैप, जे कहाँ है, जे यहाँ है और यहाँ है। ये कितना है, ये माइनस 2j है, ये माइनस 6 है। माइनस 2 और माइनस 6 कितना हो जाएगा, 8, माइनस 8 में से 4j चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4j बचेगा। फिर k यहाँ है और यहाँ है, ये 5 है, ये 5 1 6 और यहाँ कितना है, 7 है, तो 7 में से 6 निकलेगा तो कितना बचेगा, केवल k बचेगा, माइनस k, केवल माइनस, क्योंकि माइनस बड़ा है। इस तरीके से जो इन सब का योगफल होगा वो होगा माइनस 4j माइनस k। इन तीनों सदिशों का योगफल होगा माइनस 4j माइनस k। अगला क्वेश्चन है कि वेक्टर a बराबर इतना है, तो इसकी दिशा में इकाई सदिश बताना है। वेक्टर a की दिशा में, यानी अगर ये वेक्टर a है तो इसी की दिशा में एक ऐसा सदिश बताना है जिसका मापांक 1 हो, यानी यूनिट वेक्टर निकालना है, एक कैप निकालना है जिसका मापांक 1 हो। तो हम बताए हैं कि अगर वेक्टर a बराबर, यहाँ पे वेक्टर a बराबर कितना है, i प्लस j प्लस 2k दिया गया है, तो पहले इसका मापांक निकाल लेते हैं। मापांक निकालेंगे तो मापांक क्या होता है, i के गुणांक का स्क्वायर, i का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का स्क्वायर, j के गुणांक का स्क्वायर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस k के गुणांक का स्क्वायर 2 है, 2 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 1 प्लस 4, यानी ये वैल्यू हो जाएगी रूट में 6। इस तरीके से लिखेंगे कि वेक्टर a की दिशा में इकाई सदिश, अगर इसकी दिशा में इकाई सदिश लिखें तो वेक्टर a कैप बराबर हो जाएगा, वेक्टर a अपान इसी का मापांक, यानी हो जाएगा वेक्टर a की वैल्यू कितनी है, वेक्टर a की वैल्यू है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और अपान इसका मापांक कितना आया है, इसका मापांक आया है रूट में 6। और इस तरीके से a कैप बराबर ये सदिश होगा। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, a कैप बराबर लिख सकते हैं 1 अपान इसका गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 1 बटे रूट में 6 i कैप प्लस 1 बटे रूट में 6 j कैप प्लस 2 बटे रूट में 6 k कैप। इस तरीके से इसकी दिशा में इकाई सदिश होगा ये।
अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु दिए गए हैं, P दिया गया है, Q दिया गया है, हमें ये बताना है PQ की दिशा में इकाई सदिश बताना है। तो दो बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु P है, P के कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3। इसी तरीके से यहाँ पे कोई पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट 4, 5, 6 है। तो इसकी स्थित सदिश पहले निकालना। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये O है, यहाँ पे O है, तो O के सापेक्ष P की स्थित सदिश हम पहले निकालेंगे, यानी P की स्थित सदिश हम निकालें। पोजीशन वेक्टर ऑफ P की स्थित सदिश अगर हमें निकालना होगा तो हमें निकालना होगा वेक्टर OP बराबर, इसमें I 1 है तो I कैप प्लस 2 है तो 2J कैप प्लस 3 है तो 3K कैप। ये इसकी पोजीशन वेक्टर, ये बिंदु P की क्या होगी स्थित सदिश वेक्टर OP बराबर ये इतना हो जाएगा। इसी तरीके से बिंदु Q की स्थित सदिश अगर निकालें OQ बराबर, तो OQ बराबर इसकी स्थित सदिश क्या होगा 4 के साथ I का गुणा, 4 के साथ I कैप प्लस 5J कैप प्लस 6K कैप। ये Q की स्थित सदिश हो जाएगी। स्थित सदिश Q की होगी OQ। अब हमें निकालना क्या है PQ यानी हमें ये निकालना है, हमें इसे निकालना है, PQ निकालना है। तो अब लिखेंगे, अब PQ बराबर, PQ का मतलब क्या होगा बाद वाले की स्थित सदिश, बाद वाले की स्थित Q की स्थित सदिश माइनस P की स्थित सदिश, P की स्थित सदिश को लिखेंगे OP, यानी OQ में से OP को घटा देंगे तो हमें PQ मिल जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, इसकी स्थित सदिश लिख लेंगे, फिर इसकी स्थित सदिश यानी इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, फिर PQ अगर निकालना है तो हम बाद वाले में से पहले वाले को घटा देंगे। तो बाद की वैल्यू क्या है, बाद की वैल्यू यानी यहाँ पे Q की स्थित सदिश क्या है 4I कैप प्लस 5J कैप प्लस 6K कैप, और इसमें से हमें घटाना है OP कितना है I प्लस 2J कैप प्लस K 3K कैप। और जब इसे घटाएंगे हम तो ये हो जाएगा 4I में से एक I निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 3I कैप प्लस ये यहाँ पे है 5, सॉरी यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 5 में से 2 निकलेगा तो हो जाएगा 3J कैप, और 6 में से 3 निकलेगा हो जाएगा 3K कैप। इस तरीके से वेक्टर OP बराबर हो जाएगा 3I कैप प्लस 3J कैप प्लस 3K कैप, इतना हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसी वेक्टर PQ की दिशा में हमें इकाई सदिश निकालना है। तो अगर किसी भी सदिश का इकाई सदिश निकालना होता है तो सबसे पहली बात इसी का मापांक निकाल लेते हैं। तो अगर इसका मापांक निकालना चाहे यानी PQ का मापांक निकालना चाहे तो क्या होगा, I के गुणांक का स्क्वायर, I का गुणांक 3 है, 3 का स्क्वायर, J के गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस K का गुणांक कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9, यानी ये रूट में हो जाएगा 27, और अगर इसे बाहर निकालना चाहे तो ये होगा 3 रूट में 3, यानी यानी PQ का जो मापांक होगा वो 3 रूट में 3 होगा। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था कि PQ की दिशा में इकाई सदिश PQ की दिशा में इकाई सदिश हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा PQ कैप बराबर वेक्टर PQ अपान PQ का मापांक। हम जो भी सदिश हमारा PQ था उसी के मापांक का भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो ये हो जाएगा PQ की वैल्यू कितनी है 3I कैप प्लस 3J कैप प्लस 3K कैप, और PQ का मापांक कितना है 3 रूट में 3, ऊपर से अगर 3 कॉमन कर लेंगे तो I प्लस J प्लस K बचेगा, नीचे से 3 रूट में 3, इस 3 से 3 कैंसिल, अगर अलग अलग करना चाहे तो 1/रूट में 3I कैप प्लस इसके साथ करें तो 1/रूट में 3J कैप प्लस 1/3 रूट में K कैप, और ये हो जाएगा वेक्टर PQ कैप, यानी वेक्टर PQ की दिशा में इकाई सदिश। तो अगर हमें कोई बिंदु इस तरीके से दिए रहते हैं तो सबसे पहले उनकी पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। पोजीशन वेक्टर I प्लस 2J प्लस 3K, इसी तरीके से इसका पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे। फिर PQ अगर बोला गया तो बाद वाले पोजीशन वेक्टर से पहले वाले पोजीशन वेक्टर को घटा देंगे। जब घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी
वेक्टर पी क्यू का मान आएगा। अब इसका मापांक निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, इसी सदिश में इसके मापांक का भाग करेंगे, सदिश में उसी के मापांक का भाग कर देंगे, तो जो मान आएगा वो आ जाएगा इस वेक्टर पी क्यू की दिशा में इकाई सदिश आ जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वेक्टर ए बराबर ये दिया गया, वेक्टर बी बराबर इतना है, तो हमें बताना है कि ए प्लस बी यानी इन दोनों के योगफल की दिशा में इकाई सदिश बताना। तो पहली बात तो हमें वेक्टर ए प्लस बी निकालना होगा। वेक्टर ए प्लस बी निकालेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है, 2i कैप प्लस माइनस माइनस जे कैप प्लस 2k कैप है, और प्लस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, इतनी वैल्यू है। दोनों को जोड़ेंगे, 2i में से एक i निकलेगा तो यानी आई कैप, ये माइनस जे है, यहाँ पे जे है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस 2k में से एक के निकलेगा तो प्लस के कैप, यानी वैल्यू हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा i प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप, ये हो जाएगा। तो ये ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसी का मापांक निकाल लेंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मापांक अगर निकालेंगे, इसका परिमाण निकालेंगे तो क्या होता है, आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक कितना है, 0 है तो 0 का स्क्वायर, के का गुणांक कितना है, 1 है तो 1 का स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1, यानी ये हो जाएगी वैल्यू रूट में 2। तो अब क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की दिशा में इकाई सदिश की दिशा में इकाई सदिश, अगर हमें इसकी दिशा में इकाई सदिश निकालना है तो हम क्या करते हैं, इस जो भी वेक्टर हमारे पास था इसी में इसी के मापांक का भाग कर देंगे, जो सदिश था उसी के मापांक का भाग करेंगे। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या था, आई प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप, ये वेक्टर ए प्लस बी था, और इसका मापांक कितना आया था, रूट में 2, यानी अलग अलग करेंगे तो ऊपर देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं, आई कैप जे नहीं, जे का गुणांक करेंगे 0 के साथ तो 0 गायब हो, जे गायब हो जाएगा, प्लस के कैप अपान रूट में 2, अलग अलग करेंगे तो 1 बाई रूट में 2 आई कैप प्लस 1 अपान रूट में 2 के कैप। जे यहाँ पे 0 हो गया क्योंकि जे का गुणांक, क्योंकि जे से कैंसिल हो गया, यानी जे का गुणांक यहाँ जे नहीं है, इसका मतलब जे का गुणांक 0 है। तो हमें करना क्या, जो भी पूछा जाएगा पहले हम, अगर इसमें a प्लस बी पूछा गया पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इन्हीं का इसी का जो जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी, जो सदिश आएगा उसका मापांक निकाल लेंगे, फिर इसी में इसका भाग करेंगे तो ये क्या होगा, इसकी दिशा में इकाई सदिश हो जाएगा। ये कोई सदिश है, इसकी दिशा में एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 8 इकाई हो। मान लेते हैं ये सदिश हमारा ऐसा है, ये जो सदिश है ये है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, इसे मान लेते हैं वेक्टर ए के बराबर है, और ये सदिश ऐसा है। अब इसका परिमाण कुछ भी हो सकता है, तो सबसे पहली बात तो हम क्या करेंगे, इसका मापांक निकाल लेंगे, मापांक क्या होगा इसका मापांक होगा i के गुणांक का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी इसके गुणांक का स्क्वायर फिर इसके गुणांक का स्क्वायर फिर इसके गुणांक का स्क्वायर, बराबर ये 25 प्लस 1 प्लस 4 बराबर हो जाएगा रूट में 30, रूट में हो गया 30। तो ये इसका मापांक कितना हो गया, तो ये सदिश, ये वेक्टर ए है, ये कोई सदिश वेक्टर ए है। हमें इसी की दिशा में, यानी दिशा यही रहेगी लेकिन क्या होगा, उसका परिमाण कितना हो, 8 इकाई हो। इस तरीके का हमें सदिश ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात तो हम इसी की दिशा में एक इकाई सदिश निकाल लेते हैं जिसका परिमाण 1 हो। एक इकाई सदिश निकाल लेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, ए कैप। पहले हम इकाई सदिश निकाल लेंगे, इसका परिमाण कितना होगा, 1 होगा। अब हम इसी में अगर 8 का गुणा कर देंगे तो इसी की दिशा में एक ऐसा सदिश हमें मिल जाएगा जिसका मापांक कितना होगा, 8 इकाई होगा। तो हम क्या करेंगे, जो सदिश हमें दिया गया है इसकी दिशा में पहले इकाई सदिश निकालेंगे। तो हम लिखेंगे वेक्टर ए की दिशा में, वेक्टर ए यानी ये, इसकी दिशा में इकाई सदिश, की दिशा में इकाई सदिश। तो इसकी दिशा में अगर इकाई सदिश लिखना है तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का मापांक। तो वेक्टर ए कितना है, वेक्टर ए है आई कैप 5i कैप माइनस जे कैप
फिर प्लस 2 के कैप, कैप लगाना नहीं भूलेंगे, अपान इसका मापांक कितना आया है रूट में 30, कितना मापांक आया है। तो अब ये होगा ए कैप बराबर इतना हो गया, यानी वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश कितना हो गया, ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान इसी का मापांक ये आ गया, मतलब वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश ये आ गई। इसका मापांक अगर हम निकालें, इस सदिश का मापांक निकालें तो मापांक कितना 1 आएगा। अब हमें ऐसा सदिश बताना है जिसका परिमाण कितना हो 8 हो, तो हम लिखेंगे ए की दिशा में, वेक्टर ए की दिशा में ऐसा सदिश जिसका परिमाण 8 इकाई है, परिमाण 8 इकाई है। मान लेते हैं कि वो b है, तो b बराबर लिख सकते हैं 8 गुणित वेक्टर ए कैप। ए कैप क्या है, ए कैप जो है वो इस वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश है। अगर इसका मापांक लेंगे तो इसका मापांक 1 आएगा, 1 का 8 में गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, क्या हो जाएगा 8 इकाई हो जाएगा। तो वेक्टर बी बराबर क्या होगा 8 इकाई होगा। तो यही सदिश होगा, तो अब इसमें वैल्यू रखेंगे 8 गुणते वेक्टर ए। वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है 5i माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप बटे रूट में 30। इसे अलग अलग कर सकते हैं, तो इसे इसमें गुणा करेंगे तो ही जाएगा 8 45 40, इसके नीचे लिखेंगे रूट में 30 आई कैप, फिर इसका गुणा 8 का गुणा जे के साथ करेंगे तो माइनस 8 बटे रूट में 30 जे कैप, फिर प्लस इसके साथ 8 दूनी 16 अपान रूट में 30 के कैप। और ये जो सदिश है, ये वाला सदिश एक ऐसा सदिश है जो इसकी दिशा में है, इसकी दिशा यानी इन दोनों की दिशाएं समान है, लेकिन इसका जो मापांक है वो 8 इकाई है। वो कितना है 8 इकाई है। तो हमें इस तरीके के जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो सबसे पहली बात तो जो सदिश दिया जाएगा इसकी दिशा में हम इकाई सदिश निकाल लेंगे। फिर जितना परिमाण बोला गया है 8 इकाई बोला गया तो 8 का गुणा करेंगे, 10 इकाई बोला गया 10 का गुणा करेंगे, 5 इकाई तो 5 का गुणा कर देंगे। तो ये जो सदिश आएगा ये ऐसा सदिश होगा जिसका परिमाण 8 इकाई है, लेकिन दिशा क्या है, ये जो सदिश दिया गया है इसकी दिशा में है। ये नंबर 11 10.2 प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये दो सदिश हैं, एक सदिश ये है दूसरा सदिश ये है। ये बताना है कि ये दोनों सदिश संरेख हैं, यानी ये दोनों एक ही रेखा में हैं या दोनों समांतर हैं। तो हम बताए थे कि दो सदिश यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख होंगे या एक ही समांतर होंगे या एक ही रेखा में होंगे अगर हम एक और दूसरे को लैम्डा टाइम्स में इस तरीके से लिख पाएं, या इस तरीके से लिख दें, या बी बराबर लैम्डा टाइम्स ए लिख दें। अगर ऐसा लिख पाते हैं इसका मतलब दोनों सदिश क्या होंगे, संरेख होंगे। तो पहला सदिश क्या है, मान लेते हैं पहला सदिश वेक्टर ए बराबर है 2i माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप है। दूसरा सदिश वेक्टर बी बराबर कितना है माइनस बी 4i कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप। ये पहला सदिश है, ये दूसरा सदिश है। अगर हम इस सदिश को इस सदिश के फॉर्म में या इस सदिश को इस सदिश के फॉर्म में इस टाइप से लिख पाते हैं, इसका मतलब ये दोनों सदिश संरेख हैं। तो अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन कर सकते हैं। यदि अगर हम -2 कॉमन कर लें तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 2 दूना 4 यानी 2 माइनस बाहर निकाल लिए और आई बच जाएगा, यहाँ प्लस है, माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 बाहर करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 3 6 होता है जे कैप, फिर माइनस बाहर निकल गया है और 2 चौको 8 यानी हो जाएगा 4 के कैप। और देखो बराबर ये हो जाएगा, बी बराबर है वेक्टर बी बराबर है। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, यही वैल्यू यहाँ भी है, यानी इसकी जहां हम लिख सकते हैं वेक्टर ए, यानी यहाँ पे हो जाएगा -2, और इसकी जहां हम क्या लिखेंगे, इसकी जहां हम लिख सकते हैं वेक्टर ए, तो ये हो जाएगा, ये इस फॉर्म में आ गया इस तरीके का, यानी वेक्टर बी बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए, जहां लैम्डा की वैल्यू -2 है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कॉमन में 2 3 4 कोई भी अचर वैल्यू अगर होती है, यानी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के फॉर्म में इस तरीके से कॉमन करके हम लिख सकते हैं अगर, तो हम बोलेंगे कि दोनों सदिश संरेख है, यानी दोनों सदिश एक ही रेखा में है या दोनों सदिश समांतर है, दोनों सदिश है और बिंदु बी है। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी
यानी जो रेखा होगी, जो सदिश होगा, उसकी दिक्कोज्जाएं बताना है। एक मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 2, -3। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी है जिसके कोऑर्डिनेट है 1, -1, -2, -1। इस तरीके से दिया गया है। तो जो इनको मिलाने वाली रेखा होगी, यानी यहाँ पे ए से बी को जो मिलाने वाली रेखा ए बी होगी, इसके हमें डायरेक्शन कोसाइन बताना है। इनके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? तो सबसे पहली बात तो पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, ए और बी के पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, यानी ए की स्थित सदिश, दोनों की स्थित सदिश निकाल लेंगे। तो ए की स्थित सदिश बराबर ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके गुणांक, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, -3, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप -3k कैप। ये हो जाएगा ए का पोजीशन वेक्टर। ए की पोजीशन वेक्टर क्या होगी, इतनी होगी। इसी तरीके से अगर हम बी की पोजीशन वेक्टर ओ बी निकालें तो ओ बी बराबर हो जाएगा -i कैप प्लस -2j कैप और हो जाएगा +k कैप। ये ए की पोजीशन वेक्टर है और ये क्या है, ये इसकी पोजीशन वेक्टर, बी की पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी, माइनस, इसी में -i कैप प्लस -j कैप प्लस k कैप। अब अगर हमें एक, यानी ए से बी की वेक्टर, ए से बी की हमें क्या करना है, सदिश की दिक्कोज्जाएं ज्ञात करना है। तो अब हम निकालेंगे ए बी बराबर निकालना चाहें तो बाद वाला, जो बाद वाला होता है पॉइंट, उसकी स्थित सदिश में से पहले वाले की स्थित सदिश को घटा देते हैं। तो बाद वाले की स्थित सदिश क्या है, -i -2j प्लस k, और इसमें से हम घटाएंगे i -2 प्लस j -3k, इसे घटा देंगे, घटाएंगे तो हो जाएगा -i -2j कैप प्लस k कैप। कैप हमेशा लगाएंगे, माइनस का गुणा करेंगे तो -i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। अब i दोनों माइनस है तो -2i कैप, फिर j यहाँ है तो -4j कैप, फिर यहाँ k है तो +4k कैप। और इस तरीके से वेक्टर ए बी बराबर हो जाएगा, -2i -2j 4j प्लस 4k। तो अगर इस तरीके से पॉइंट दिए रहते हैं तो सबसे पहली बात तो उनकी पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ये है, इसकी पोजीशन वेक्टर ये है, यानी पोजीशन वेक्टर यानी स्थित सदिश। फिर जिसकी बात हो रही है, जैसे ए बी की बात हो रही है, तो हम वेक्टर ए बी बराबर निकालेंगे। तो ए बी का मतलब क्या होगा कि बी की स्थित सदिश में से ए की स्थित सदिश को घटाएंगे तो इस तरीके से स्थित सदिश निकलेगी। अब इसका यूनिट वेक्टर भी पूछा जा सकता है, इसकी दिशा में इकाई सदिश, इसकी दिशा में ऐसा सदिश जिसका मापांक 4 हो, 5 हो, या इसका हमें दिक्कोज्जाएं बताना है। तो सबसे पहली बात तो इसकी हमें स्थित सदिश बताना है वेक्टर ए बी की। तो हम इसकी पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, इसके पोजीशन वेक्टर में से इसके पोजीशन वेक्टर को घटा देंगे तो हमें निकल जाएगा वेक्टर ए बी का मान, ये निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, दिक्कोज्जाएं बताना है। यानी दिक्कोज्जाएं यानी इस सदिश का x अक्ष के साथ जो कोण होगा, y अक्ष के साथ जो कोण होगा, z अक्ष के साथ जो कोण होगा, उनका कोसाइन अगर ले लेते हैं, कोसाइन ले लेंगे तो वही क्या होगा, इसकी दिक्कोज्जाएं निकालेंगे। तो मान इसकी दिक्कोज्जाएं अब हमें निकालना है दिक्कोज्जाएं। मान लेते हैं कि ये सदिश है ए बी है, ये सदिश ए बी अब आ गया, इसका x अक्ष के साथ झुकाव अल्फा है, y अक्ष के साथ झुकाव बीटा है, z अक्ष के साथ झुकाव गामा है। तो इन्हीं का कोसाइन है दिक्कोज्जाएं। यानी अगर इस वेक्टर ए बी का x अक्ष के साथ कोण अल्फा हो, y अक्ष के साथ बीटा हो कोण, और z अक्ष के साथ कोण गामा हो, तो इनकी दिक्कोज्जाएं, जिनको हम एल एम और एन बोलते हैं, जिसको हम एल एम एन बोलते हैं, ये हो जाएगा कास अल्फा, पहला कास अल्फा यानी इसका कोसाइन, दूसरा कास बीटा यानी इस कोण का कोसाइन, और इसी तरीके से तीसरा कास गामा यानी इस कोण का कोसाइन हम निकाल लेंगे। और यही क्या होंगे, इस वेक्टर के दिक्कोज्जाएं हो जाएंगी। अब दिक्कोज्जाएं ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे, हम करते थे आई का गुणांक। आई का गुणांक कितना है, -2। यहाँ पे आई का गुणांक है -2 अपान इसी का मापांक, इस वेक्टर इसका मापांक, यानी इसे हम सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं, इसका मापांक, जो वेक्टर ए बी है इसका मापांक। अब मापांक हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ए बी का मापांक जो होगा, वेक्टर ए बी का मापांक ये होगा √i के गुणांक का स्क्वायर
प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर होगा 4 प्लस 16 यानी ये हो जाएगा रूट में 36 और ये बराबर 6। तो इसका मापांक या तो हम सीधा सीधा यहां पे लिख सकते हैं, यानी इसके आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर सीधा सीधा लिखें, या तो हम इसका पहले मापांक निकाल लें तो थोड़ा सा आसानी होगी। यानी हमें अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना है तो आई का जो गुणांक होगा उसे ऊपर लिख लेंगे और नीचे इसका मापांक, इसी सदिश का मापांक, तो ये हो जाएगा -2 बटे इसका मापांक कितना है 6 है, 6 का भाग कर देंगे यानी अगर तो इसका डायरेक्शन कोसाइन इतना होगा। इसी तरीके से अगर हमें ये कास बीटा निकालना है तो कास बीटा बराबर क्या होगा, जे का गुणांक कितना है -4 है, -4 अपान माड ऑफ वेक्टर ए बी यानी इसी सदिश का मापांक, तो ये हो जाएगा -4/6। इसी तरीके से तीसरे वाले को निकालेंगे तो के का गुणांक कितना है 4 ऑफ माड ऑफ वेक्टर ए बी और ये बराबर हो जाएगा 4/6। इन्हें अगर काटना चाहे तो हो जाएगा -1/3, इसका होगा -2/3 और इसका होगा 2/3। तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, हमें पहले निकालना है वेक्टर ए बी। ये निकल गया तो हम फिर इसका मापांक निकाल लेंगे, या तो हम सीधा सीधा भी कर सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन के लिए। एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है, एल का मतलब कास अल्फा, एम का मतलब कास बीटा और एन का मतलब कास गामा। तो अब अगर हमें पहला वाला निकालना है तो आई का गुणांक अपान इसी का मापांक, प्लस दूसरे वाले को निकालना है तो जे का गुणांक अपान इसका मापांक और के का गुणांक अपान इसका मापांक, अगर तीसरा निकालना है तो इस तरीके से इस किसी भी सदिश का अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो सीधा आई के गुणांक अपान उसी सदिश का मापांक, फिर दूसरा दिक्कुज्जा जो होगी वो जे का गुणांक अपान उसी सदिश का मापांक, फिर के का गुणांक अपान उसी सदिश का मापांक और इनको सॉल्व करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक ये सदिश है, हमें यह सिद्ध करना है कि ये तीनों अक्षों से समान कोण बनाती है। यानी समान कोण का मतलब कि कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा का मान अगर बराबर आ जाता है, इसका मतलब तीनों अक्षों से ये जो सदिश है समान कोण आंतरित करती है। तो जैसे देख लेते हैं, चलो यहाँ पे सब वेक्टर ए बराबर मान लेते हैं कि माना वेक्टर ए बराबर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके डायरेक्शन को साइन निकालेंगे। तो डायरेक्शन को साइन ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, इसका सीधा डायरेक्शन को साइन निकालने, अगर हम डायरेक्शन दिक को जाएं अगर हम निकालें तो क्या करना होता है, यानी एल बराबर होता है कास अल्फा पहले दिक्कुज्जा, ये क्या होता है आई का गुणांक क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे अपान इसका मापांक, इसी का मापांक होगा क्या, इसका मापांक अगर निकालें, इसी सदिश का मापांक निकालें तो क्या होता है आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1/√3। इसी तरीके से दूसरी दिक्कुज्जा निकालें, यम बराबर कास बीटा और ये बराबर क्या होगा जे का गुणांक कितना है 1 है तो 1/माड ऑफ वेक्टर ए, यानी ये हो जाएगा 1/√3, इसका भी आ जाएगा। इसी तरीके से n बराबर लिखें तो ये हो जाता है कास गामा, तीसरी दिक्कुज्जा यानी 1 क्यों, क्योंकि के का गुणांक कितना है 1 है तो 1/ए का मापांक यानी इसी सदिश का मापांक, इस सदिश का मापांक क्या होता है आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक के स्क्वायर का रूट, जैसे कि यहाँ पे निकाला गया है। तो 1/√3 ये तीनों बराबर है, यानी यहां से हम ये देख रहे हैं कि तीनों दिक्कुज्जा यानी कास अल्फा एल बराबर एम बराबर एन तीनों बराबर हैं, तीनों दिक्कुज्जाएं बराबर हैं, क्योंकि कास अल्फा बराबर कास बीटा बराबर कास गामा है और ये तीनों का मान 1/√3 आया है। और अगर इन तीनों के मान यही आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये कोण क्या है बराबर, इसका मतलब ये होगा कि कास अल्फा बराबर कोण बीटा बराबर कोण गामा है, तीनों कोण बराबर हैं। यही हमें प्रूफ करना था कि ये जो सदिश है ये अक्षों से, ये क्या है एक्स अक्ष से बना कोण है, वाई अक्ष से बना कोण है और जेड अक्ष से बना कोण है, ये तीनों कोण बराबर बनाते हैं, ये हमें प्रूफ करना, समान कोण अंतरित करती है, समान कोण बनाती हैं। तो यहाँ पे हमें पहले दिक्कुज्जाएं निकाल लेना है, अगर तीनों दिक्कुज्जाएं बराबर हैं इसका मतलब ये तीनों बराबर हैं, और अगर ये बराबर हैं इसका मतलब इनके कोण बराबर हैं। तो इस तरीके से ये जो सदिश है ये तीनों अक्षों से समान कोण बनाती है।
है क्वेश्चन नंबर 16। दिया गया कि दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इनका जो मध्य बिंदु होगा उसकी पोजीशन वेक्टर हमें बताना, उसका स्थित सदिश बताना। इनका मध्य बिंदु यानी अगर इन दोनों को मिलाएं तो इनके बीच का जो बिंदु होगा, अगर इन दोनों को मिलाएं तो इनके बीच का जो बिंदु होगा, ये मध्य बिंदु जो होगा, इसकी स्थित सदिश को हमें बताना है, मध्य बिंदु की स्थित सदिश की। यानी अगर इसे हम P मान लें तो P की स्थित सदिश को बताना है। तो इसे बताने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले A की स्थित सदिश बताना होता है, B की स्थित सदिश। तो यहाँ पे A की स्थित सदिश, A की स्थित सदिश, A की स्थित सदिश क्या होगी, सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे OA बराबर, A की स्थित सदिश OA बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पे कहीं अगर O है तो OA बराबर हो जाएगा, O है तो OA बराबर क्या होगा, 2i यानी 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये वेक्टर OA बराबर यानी A की स्थित सदिश यानी A का पोजीशन वेक्टर मिल गया हमें। और फिर हमें क्या करना, B की स्थित सदिश निकालना। ये B है तो B की स्थित सदिश, B की स्थित सदिश हम OA OB बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ये वेक्टर B की पोजीशन वेक्टर हो गई, बिंदु B की पोजीशन वेक्टर हो गई OB बराबर। अब हमें क्या करना है, A तथा B के मध्य बिंदु P की स्थित सदिश लिखना है। स्थित सदिश अगर हमें लिखना है, P की स्थित सदिश लिखना है तो हम लिखेंगे OP बराबर यहाँ पे हमें लिखना है OP बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर OP बराबर हम क्या करेंगे, दोनों सदिशों का योगफल, यानी इसकी स्थित सदिश और इसकी स्थित सदिश। इसकी स्थित सदिश कितनी है, वेक्टर OA है, इसकी स्थित सदिश कितनी है, वेक्टर OB है। दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर देंगे। यानी अगर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच के मध्य बिंदु के हमें स्थित सदिश निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं की स्थित सदिश को जोड़ेंगे और 2 का भाग कर देंगे। तो OA की स्थित सदिश कितनी है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और B की स्थित सदिश कितनी है, यह हो जाएगा 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप अपान 2, 2 का भाग कर देंगे, अपान 2 का भाग करेंगे। i से i को जोड़ेंगे, ये 4 और ये 2 यानी 6i कैप प्लस यहाँ पे 1j और ये 3j यानी 4j कैप, फिर प्लस ये 2 निकलेगा 4 में से तो हो जाएगा 2k कैप अपान 2 ऊपर से कॉमन कर लें तो ऊपर बचेगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपान 2 से 2 कैंसिल, यानी ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। और ये इसकी पोजीशन वेक्टर होगी, यानी इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु के जो मध्य बिंदु है इसकी पोजीशन वेक्टर ये होगी, पोजीशन वेक्टर ये होगी, स्थित सदिश ये होगी। और अगर इस बिंदु की बात करें तो बिंदु क्या होगा, 3 कामा इसका j का गुणांक 2 है तो 2 कामा k का गुणांक 1 है तो 1। इसके इस बिंदु की बात करें तो बिंदु ये होगा, मध्य बिंदु ये होगा। और अगर इस मध्य बिंदु के पोजीशन वेक्टर की बात करें, पोजीशन वेक्टर हमारा ये होगा। इंपॉर्टेंट चीज और देखेंगे कि अगर कहीं इस तरीके से लिखा है, वेक्टर AB लिखा है, तो अगर हम चाहें तो इनके ये प्रारंभिक बिंदु है, इसका ये अंतिम बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है। अगर इनके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को आपस में बदल लें, यानी B को पहले और A को बाद में कर देंगे, इस तरीके से इस सदिश को बराबर लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसके आगे हम माइनस लगा लें तो ये क्या होगा, वेक्टर AB बराबर माइनस वेक्टर BA के बराबर होगा। यानी अगर इनके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को आपस में बदलें तो हम आगे माइनस लगा के उन्हें बदल सकते हैं और इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये वेक्टर AB है, ये वेक्टर AB है और ये वाला प्लस इसमें, अगर इसमें हम इस सदिश को जोड़ दें, वेक्टर BC को जोड़ दें तो क्या होता था, हम यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ गए और फिर यहाँ से हम कहाँ पहुंच गए, C पर। यानी जहां से शुरू किए और जहां पहुंचे उससे सीधा सीधा कैसे पहुंच सकते हैं हम, AC द्वारा, इस तरीके से भी पहुंच सकते हैं। इसका मतलब इन दोनों का जो योगफल, इस सदिश और इस सदिश का जो योगफल होगा वो योगफल AC के बराबर होगा। यानी AC के बराबर, इन दोनों का योगफल AC के बराबर होगा। अब इसे देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, AB प्लस BC
और इस वैल्यू को अगर बराबर किधर लाएं तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस AC बराबर 0 होगा। इस तरीके से लिख सकते हैं। और एक चीज और कि अगर इनके क्रम बदल दें, आगे पीछे कर दें, यानी इसे लिख सकते हैं AB प्लस BC और माइनस इनके क्रम को बदल दें तो ये आगे माइनस लग जाएगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं CA। इसे ऐसे लिख सकते हैं, यानी इनके आपस में क्रम बदलेंगे तो आगे माइनस लगेगा, तब हम इसी वैल्यू को लिखेंगे AB वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC माइनस माइनस प्लस वेक्टर CA बराबर 0। तो किसी त्रिभुज में AB प्लस BC प्लस CA, यानी जिस पॉइंट से हम चलना शुरू किए अगर उसी पॉइंट में फिर से आ जाते हैं तो उसका योगफल क्या होता है, 0 होता है। तो किसी त्रिभुज में ये इस तरीके से ये एक प्रॉपर्टी है, इस तरीके से नियम लागू होगा। तो चलिए अगली वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि दो सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है, दो सदिशों का सदिश गुणा क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग इसे बढ़िया